नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट दोस्तों आपका हिपैरिन होता है। एंटीकोगुलेंट वो चीज़ें होती हैं जो रक्त का थक्का बनने से रोकती हैं दोस्तों। और एंटीकोगुलेंट जो है खून का थक्का बनने से रोकती हैं। ऐसी चीज़ों को एंटीकोगुलेंट कहा जाता है दोस्तों। हिपैरिन जो है आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये हमारे शरीर में पाया जाता है। हिपैरिन जो है मेनली लीवर से सिंथेसाइज होता है दोस्तों, और थोड़ी मात्रा में मास्ट सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं वहाँ से सिंथेसाइज होता है दोस्तों। और हिपैरिन जो है मेनली जो है दोस्तों ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इसमें इस्तेमाल होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि हिपैरिन का इस्तेमाल किस में होता है, कौन से टेस्ट में। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इसमें इस्तेमाल होता है हिपैरिन का। नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, हमारे शरीर में यही पाया जाता है दोस्तों। हिपैरिन ही हमारे शरीर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आइडियल टाइम फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल फॉर डिटेक्शन ऑफ फाइलेरियल वर्म इज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 10 PM से 2 AM रहेगा। ये देखिए करेक्ट आंसर बी है आपका, 10 PM से 2 AM रहेगा। ये रात में फाइलेरियल वर्म जो होते हैं ये रात में ही मूव करते हैं दोस्तों। रात में ही हमारे शरीर में के ब्लड में जो है माइग्रेट करते हैं और दिन में रेस्ट में रहते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है दिन में जो है इनकी पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। अगर रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक हम ब्लड सैंपल निकालेंगे, उस टाइम ये दोस्तों माइग्रेट करते रहते हैं हमारे शरीर में घूमते रहते हैं ब्लड में। तो इसलिए इनकी पाए जाने की संभावना उस समय बहुत ज़्यादा होगी। तो आइडियल टाइम जो है दोस्तों ये फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल यही रहेगा, रात के 10 बजे से सुबह 2 बजे तक, 10 PM to 8 AM। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनरिचमेंट मीडिया। तो एनरिचमेंट मीडिया आपका सेलेनाइट एफ ब्रोथ ये होता है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। सेलेनाइट एफ ब्रोथ जो है आपका एनरिचमेंट मीडिया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द पैरासाइट काजिंग मलेरिया। तो आपको ये पता ही है दोस्तों कि मलेरिया आपका जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है दोस्तों। ये देखिए करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा इसमें। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है दोस्तों। और ऑप्शन बी में दिया है ब्रूजिया मलाई। ब्रूजिया मलाई से दोस्तों फाइलेरिएसिस होता है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई इससे भी फाइलेरिएसिस होता है दोस्तों। और लीशमानिया डोनोवनी से दोस्तों जो है ये लीशमैनिएसिस होता है। इसी को काला अजार भी बोला जाता है दोस्तों। लीशमानिया डोनोवनी से लीशमैनिएसिस बीमारी होती है, इसी को काला अजार भी बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को जो दोस्तों क्रॉस जो है एंटीबॉडी IgG इम्यूनोग्लोबुलिन IgG जो है ये क्रॉस कर सकता है दोस्तों। प्लेसेंटा को इम्यूनोग्लोबुलिन G IgG जो है क्रॉस कर सकता है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है और अक्सर आता रहता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए दिया है इसमें कि IgM जो है अर्ली इन्फेक्शन में बनता है दोस्तों। और ऑप्शन बी दिया है आपका IgE जो है एलर्जिक रिएक्शन में बनता है दोस्तों। ऑप्शन सी दिया है IgA जो है आपका मिल्क में पाया जाता है दोस्तों। ह्यूमन मिल्क में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है दोस्तों।
ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर उसमें जो है IgA हो जाएगा। उस केस में मिल्क में जो है इम्यूनोग्लोबुलिन IgA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है दोस्तों आपका ये डेसिज फ्लूइड होता है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर C हो जाएगा। इसमें RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड डेसिज फ्लूइड होता है। ऑप्शन ए में दिया हिंगलमैन्स फ्लूइड। हिंगलमैन्स फ्लूइड आपका जो है डाइल्यूटिंग जो है AEC के लिए होता है। AEC के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है दोस्तों। AEC यानी एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट। एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट के लिए हिंगलमैन्स फ्लूइड इस्तेमाल होता है। टर्क्स फ्लूइड आपका जो है WBC काउंट के लिए इस्तेमाल होता है। और रीस एकर सोल्यूशन जो है आपका प्लेटलेट काउंट के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। जी ऑप्शन डी जो है ये प्लेटलेट काउंट के लिए होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ इज। बैक्टीरिया जो है जीवाणु जो है जो अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होते हैं उन्हें जो है एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है दोस्तों। जी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। एरोबिक बैक्टीरिया को अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया को जो है दोस्तों ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है उन्हें अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्बोक्सिलिक बैक्टीरिया को जो है ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और ऑब्लिगेट एनाएरोब जो है ये बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है ग्रो करते हैं दोस्तों। ये है ठीक, ऑप्शन डी जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। ऑप्शन ए में दिया है वीनर साहब ने जो है कार्ल लैंडस्टीनर के साथ मिलकर जो है दोस्तों ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, आता है एग्जाम में कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी। वीनर सर ने की थी, ऑप्शन ए में जो दिया है। और विलियम हार्वे सर ने जो है ऑप्शन सी में जो दिया है दोस्तों, ये फादर ऑफ जो है ब्लड सर्कुलेशन इन्हें कहा जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया है दोस्तों डेनिस सर ने जो है फर्स्ट फुली डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था दोस्तों। डेनिस सर का जो है ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रोल है, ऑप्शन डी जो है ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोमानोवस्की स्टेन। इसमें से कौन सा रोमानोवस्की स्टेन नहीं है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्रिस्टल वायलेट ये नहीं होता दोस्तों। बाकी तीनों जो आपका लीसमन स्टेन, जिम्सा स्टेन और जेनर स्टेन ये आपको रोमानोवस्की स्टेन होते हैं दोस्तों ठीक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द सेल प्रेजेंट इन नॉर्मल CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में कौन सा सेल पाया जाता है नॉर्मली। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आपका लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। नॉर्मल CSF में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। 0 से 2 सेल्स जो है पर माइक्रोलीटर पाए जाते हैं दोस्तों। CSF आपका जो है दोस्तों लंबर पंक्चर से निकाला जाता है। लंबर पंक्चर से CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है। इसमें 0 से 2 सेल्स पर माइक्रोलीटर जो है लिम्फोसाइट पाए जाते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो है दोस्तों आपका, स्टेनिंग मेथड
यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जील निल्सन स्टेनिंग। ये देखिए जडेन स्टेनिंग शॉर्टकट में इसे बोलते हैं दोस्तों। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए जो है यही स्टेन इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जील निल्सन स्टेनिंग, जडेन स्टेनिंग। ठीक, ग्राम स्टेनिंग जो है आपका जो है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी में जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यूरिनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन। यूरिनोमीटर जो है यूरिन की किस जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यूरिनोमीटर आपका जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए किया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। ऐसे सवाल एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर आता रहता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूरिनोमीटर इस्तेमाल होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आइडेंटिफाई ए रीनल फंक्शन टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट। इसमें से कौन सा जो है रीनल फंक्शन टेस्ट है। रीनल फंक्शन टेस्ट जो है दोस्तों, इसी को किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो है आपका दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लड यूरिया जो है, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन भी होता है। क्रिएटिनिन भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हो जाता। तो रीनल फंक्शन टेस्ट आपका ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब जो है रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो आपका ये डायबिटिक प्रोफाइल टेस्ट होता है दोस्तों। ये ऑप्शन ए जो है ब्लड शुगर डायबिटिक प्रोफाइल टेस्ट होता है। इसमें ऑप्शन बी जो सीरम बिलिरुबिन जो आपका ये लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। और ऑप्शन डी जो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है दोस्तों। ठीक, तो करेक्ट आंसर इस केस में ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लड यूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द एक्यूरेट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जांच के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है। तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो है दोस्तों साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड होता है। सबसे एक्यूरेट, यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक्यूरेट शब्द इस्तेमाल है, एक्यूरेट शब्द इस्तेमाल है, इसलिए मोस्ट एक्यूरेट शब्द इस्तेमाल किया है। द एक्यूरेट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इसके लिए जो है दोस्तों साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड जो है होता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड यही माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया। तो सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका अगार होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अगार। इसी को अगार अगार भी कहा जाता है दोस्तों। अगार अगार जो है आपका एक शैवाल से बनता है। शैवाल जो है आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इस नाम के शैवाल होते हैं, इन्हीं से बनता है अगार अगार। अगार अगार आपका जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया शैवाल से बनता है दोस्तों। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए अगार होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर PPBS सैंपल इज टेकन। तो आपको इसका आंसर पता ही है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। PPBS जो है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है दोस्तों। पता ही होगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सारे DMLT BMLT सब MLT स्टूडेंट को पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत होने ही नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने लगे तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राउंड शेप्ड बैक्टीरियाज आर कॉल्ड। राउंड शेप बैक्टीरिया जो है क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो राउंड शेप बैक्टीरिया जो है आपका कोकाई होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है कोकाई जो है राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन ए दिया है बेसिलाई। बेसिलाई जो है दोस्तों ये राड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और ऑप्शन बी दिया है विब्रियोज। विब्रियोज जो है दोस्तों ये कामा शेप बैक्टीरिया होते हैं। और ऑप्शन सी दिया है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज भी राड शेप बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर डी होगा, राउंड शेप बैक्टीरिया जो है कोकाई होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक्स मेथड इज। ड्यूक मेथड से ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? तो ड्यूक मेथड से ब्लीडिंग टाइम जो है दोस्तों 2 से 6 मिनट होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइज, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, साइज ऑफ ए नॉर्मल ब्लड सेल इज। नॉर्मल ब्लड सेल की साइज कितनी होती है? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 6 से 8 माइक्रोमीटर। नॉर्मल ब्लड सेल की यही साइज होती है दोस्तों। ह्यूमन ब्लड सेल जो है नॉर्मल जो है बाइकॉन्केव होता है दोस्तों, और इन्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता दोस्तों। इमैच्योर आरबीसी में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि मैच्योर आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और इसकी साइज जो है 6 से 8 माइक्रोमीटर होती है दोस्तों। साइज ऑफ ए नॉर्मल रेड ब्लड सेल इज ऑप्शन सी, 6 से 8 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द डाइल्यूशन दैट कैन बी मेड यूजिंग एन आरबीसी पिपेट इज। आरबीसी पिपेट में कौन सा डाइल्यूशन बनता है, कितने का, किस अनुपात में दोस्तों? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1:200 में बनता है दोस्तों। आरबीसी पिपेट में 1:200 के अनुपात में डाइल्यूशन बनता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इज। तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपका ये एल्बुमिन होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एल्बुमिन आपका मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होता है। लगभग 2/3 जो है 2/3 प्रोटीन, 2/3 प्रोटीन आपका एल्बुमिन होता है। और ऑप्शन ए में जो दिया है दोस्तों ग्लोबुलिन, लगभग 1/3 जो ग्लोबुलिन होता है, 1/3 आपका ग्लोबुलिन होता है। फाइब्रिनोजन आपका कम मात्रा में होता है दोस्तों, काफ़ी कम मात्रा में होता है प्लाज्मा प्रोटीन में। फाइब्रिनोजन काफ़ी कम मात्रा में होता है, ऑप्शन डी में जो दिया है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, एल्बुमिन जो है मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन होता है। लगभग 2/3, ग्लोबुलिन आपका लगभग 1/3 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपका, ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन इन। तो पहले तो ये देखिए कि ल्यूकोसाइटोसिस कहा किसको जाता है दोस्तों। ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है, ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाना, इसी को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है दोस्तों। ल्यूकोसाइट को ही WBC कहा जाता है दोस्तों। वाइट ब्लड सेल, इसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल की संख्या बढ़ गई तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है दोस्तों। नॉर्मल WBC की काउंट जो होती है दोस्तों 4000 से 11000 होती है। तो ऑप्शन जो है सी जो है इस क्वेश्चन में है, ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन इन ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में आपका WBC की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। ल्यूकीमिया को ही आपका ब्लड कैंसर भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आया है कि ल्यूकीमिया को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ही ल्यूकीमिया कहा जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन इन ल्यूकीमिया, यानी कि ल्यूकीमिया में WBC संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल WBC की संख्या 4000 से 11000 दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सभी MLT स्टूडेंट को जानना जरूरी है कि WBC की संख्या कितनी होती है, नॉर्मल 4000 से 11000।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। आपको इसका आंसर पता ही है दोस्तों। यूनिवर्सल डोनर जो आपका ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो है, ओ ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है दोस्तों। ऑप्शन डी जो दिया है ए बी ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है दोस्तों। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर जो है ओ ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। एग्जाम में ऐसे सवाल जो है दोस्तों गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे सवाल गलत होने लगे जो तो है दोस्तों ना एग्जाम में, तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे सवाल गलत बिल्कुल ना होने पाए दोस्तों। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, स्टेनिंग मेथड यूज्ड इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कौन सा स्टेनिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है? तो साइटोलॉजी में आपका जो है दोस्तों ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पैपनीकोला स्टेनिंग। इसी को शॉर्टकट में पैप स्टेन भी कहा जाता है। पैपनीकोला स्टेनिंग जो है आपका साइटोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकट में पैप स्टेन भी बोलते हैं। इसकी खोज जो है जॉर्ज पैपनीकोला साहब ने की थी। जॉर्ज पैपनीकोला साहब ने इस स्टेन की खोज की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है पैपनीकोला स्टेनिंग कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका दोस्तों, टेम्परेचर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड इन ए ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। एक ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में कितना टेम्परेचर इस्तेमाल होता है ब्लड को स्टोर करने के लिए? तो इसके लिए जो दोस्तों 4 से 6 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर जो है हम ब्लड को स्टोर करते हैं ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में दोस्तों। यह भी जो है काफ़ी रिपीटेड सवाल है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता? तो टिश्यू प्रोसेसिंग में जो है दोस्तों आपका डिहाइड्रेशन होता है, फिक्सेशन भी होता है, क्लीयरिंग भी होता है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीडेशन नहीं होता टिश्यू प्रोसेसिंग में, आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता। डिहाइड्रेशन, फिक्सेशन और क्लीयरिंग ये तीनों होते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर नॉट लिखा है दोस्तों। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लेंथ ऑफ एन आइडियल ब्लड स्मीयर। एक ब्लड स्मीयर की आइडियल लंबाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 3 से 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ब्लड स्मीयर जो है अक्सर बनाते रहते हैं आप लोग, एमएलटी में जो है ब्लड स्मीयर से काफ़ी जांचें होती हैं। तो इसकी आइडियल लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए और बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, मेलिन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन यूरिन। मेलिन्स टेस्ट जो है यूरिन में किस कंपाउंड की जांच के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, बाइल पिगमेंट। मेलिन्स टेस्ट आपका जो है बाइल पिगमेंट की जांच के लिए होता है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया शुगर, शुगर जो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट से होता है दोस्तों। ऑप्शन सी दिया है बाइल साल्ट, बाइल साल्ट आपका हेज सल्फर टेस्ट से होता है दोस्तों। ऑप्शन बी दिया है कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज आपका जो है दोस्तों रोथेरास टेस्ट से होता है। कीटोन बॉडी आपका रोथेरास टेस्ट से होता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कीटोन बॉडी किस टेस्ट से होता है? कीटोन बॉडी की जांच
कौन से टेस्ट से होती है, तो उसका आंसर रोथेरास टेस्ट होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। मेलिन टेस्ट का इस्तेमाल जो है बाइल पिगमेंट की जांच के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वीडीआरएल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बी होगा। वीडीआरएल टेस्ट आपका सिफिलिस की जांच के लिए होता है दोस्तों। सिफिलिस की जांच के लिए वीडीआरएल टेस्ट होता है। वीडीआरएल क्या होता है दोस्तों? वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वीडीआरएल का फुल फॉर्म यही है, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वीडीआरएल। वीडीआरएल टेस्ट जो है सिफिलिस की जांच के लिए होता है दोस्तों। इससे ऊपर टाइफाइड है, टाइफाइड आपका विडाल टेस्ट से होता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज। आपको पता ही होगा दोस्तों, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आपका 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ये होना चाहिए दोस्तों। ये सवाल जो है, ऐसे सवाल जो है दोस्तों, ये जुबान पे होने चाहिए, ऐसे सवाल भूलने नहीं चाहिए। नॉर्मल आरबीसी काउंट, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। एक एमएलटी से ऐसे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन में नॉर्मली कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है दोस्तों? तो यूरिन में नॉर्मली आपका यूरिया पाया जाता है दोस्तों। यूरिन में यूरिया जो है थोड़े अमाउंट में पाया जाता है, बाकी सब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों। यूरिन में शुगर नहीं पाया जाना चाहिए दोस्तों, बाइल साल्ट भी नहीं होना चाहिए, और कीटोन बॉडी भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। यूरिया जो है थोड़े अमाउंट में पाया जाता है यूरिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कलर कोड यूज्ड फॉर ईडीटीए एंटीकोगुलेंट बॉटल। ईडीटीए एंटीकोगुलेंट बॉटल के लिए कौन सा कलर कोड इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों। ईडीटीए एंटीकोगुलेंट बॉटल जो है पर्पल कलर का होता है दोस्तों। आपने लैब में काम किया ही होगा, ईडीटीए वायल देखा भी होगा, तो पर्पल कलर का होता है दोस्तों, देखा ही होगा। ग्रीन कलर जो होता है ये हिपेरिन के लिए होता है दोस्तों। ग्रीन कलर में आपका हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ग्रे कलर में आपका फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है, और रेड कलर में कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता दोस्तों, उसे प्लेन वायल बोला जाता है। रेड कलर कोड में कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता दोस्तों। ठीक, तो इसमें जो ईडीटीए में के लिए जो है पर्पल कलर कोड इस्तेमाल होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर सी है। और ईडीटीए क्या होता है दोस्तों? ईडीटीए का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि क्या होता है। ईडीटीए का फुल फॉर्म जो है दोस्तों, एथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये होता है ईडीटीए, एथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में आपका जो है कौन सा फिक्सेटिव इस्तेमाल होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर डी होगा, 10% फार्मेलिन। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आया है, अक्सर आता रहता है ये सवाल एग्जाम में कि हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव इस्तेमाल होता है? 10% फार्मेलिन इस्तेमाल होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, इन लीसमैन्स स्टेनिंग फिक्सेशन इज डन बाय। तो लीसमैन स्टेनिंग से फिक्सेशन जो है, फिक्सेशन किससे किया जाता है? मेथाइल एल्कोहल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों।
लिशमन स्टेनिंग में फिक्सेशन जो है मेथाइल एल्कोहल से किया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन इम्विक रिएक्शन टेस्ट। इम्विक रिएक्शन टेस्ट जो है दोस्तों, ये 4 टेस्ट को मिलाकर होता है। इम्विक रिएक्शन टेस्ट 4 टेस्ट को मिलाकर होता है आपका। तो आई से होता है इंडोल टेस्ट, एम से होता है मेथाइलेट टेस्ट, वी से होता है वोगस प्रोस्कर टेस्ट, वी से वोगस प्रोस्कर टेस्ट, और आई से कोई टेस्ट नहीं होता दोस्तों। आई जो है राइम पर्पज़ के लिए बनाया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई से कोई टेस्ट नहीं है, आई जो है राइम पर्पज़ के लिए बनाया गया। और आर से जो है दोस्तों, यहाँ IMBIC, अच्छा सी से जो है दोस्तों साइट्रेट टेस्ट होता है। तो इम्विक जो है 4 टेस्टों को मिलाकर बनाया गया, इंडोल, मेथाइलेट, वोगस प्रोस्कर और साइट्रेट। इन 4 टेस्ट को मिलाकर इम्विक रिएक्शन टेस्ट बना। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, साइट्रेट यहाँ पर दिया है दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन इम्विक रिएक्शन टेस्ट में आपका जो है सी जो है लास्ट वाला जो है इम्विक है ना, तो साइट्रेट टेस्ट हो जाएगा। इम्विक रिएक्शन टेस्ट में आपका साइट्रेट टेस्ट होता है। इंडोल, मेथाइलेट, वोगस प्रोस्कर और साइट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन इम्विक रिएक्शन टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, इन चारों में से एक टेस्ट जो है आपका साइट्रेट टेस्ट भी होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इम्विक का फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि इम्विक का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज आल्सो नोन एज वर्सिन। बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। ये क्वेश्चन जो ऐसा है दोस्तों कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा दोस्तों। EDTA को ही वर्सिन कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ETA नाम सभी जानते हैं लेकिन वर्सिन बहुत कम लोगों को पता है। तो ETA का ही दूसरा नाम वर्सिन है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसे सवाल याद कर लीजिएगा अच्छे से। एथाइल EDTA का फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया है ऊपर। ऑप्शन ए हिपैरिन दिया है, ऑप्शन बी डबल ऑक्जेलेट दिया है, ऑप्शन सी ACD दिया है। और ACD क्या है दोस्तों? एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ACD का फुल फॉर्म एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों। ETA का ही दूसरा नाम वर्सिन है। ETA नाम पता ही आपको, वर्सिन भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। वॉल्यूम ऑफ ACD सॉल्यूशन यूज्ड टू कलेक्ट 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड को कलेक्ट करने के लिए कितना ACD सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो 100 ml ब्लड के लिए आपका जो है 16 ml जो है ACD सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है दोस्तों। ACD क्या है हमने आपको ऊपर बताया ही अभी जस्ट। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD। 100 ml ब्लड को कलेक्ट करने के लिए 16 ml जो है ACD सॉल्यूशन मिलाया जाता है दोस्तों। ठीक, ब्लड बैंक में होता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन इज कॉल्ड। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को जो है दोस्तों आपका हिस्टोकाइनेट ये कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन आपका हिस्टोकाइनेट होता है। ऑप्शन ए माइक्रोटोम आपका उसके लिए होता है, सेक्शन कटिंग के लिए होता है दोस्तों, पता ही होगा आपको। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में माइक्रोटोम मशीन इस्तेमाल होती है सेक्शन कटिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर बी होगा इसमें, हिस्टोकाइनेट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच वाइट ब्लड सेल शोज फाइन वायलेट कलर्ड ग्रेन्यूल्स आफ्टर लीशमैन स्टेनिंग। लीशमैन स्टेनिंग के बाद कौन सा वाइट ब्लड सेल जो है वायलेट कलर्ड ग्रेन्यूल्स शो करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रोफिल आपका जो है लीशमैन स्टेनिंग में न्यूट्रोफिल आपका जो है वायलेट कलर शो करता है दोस्तों। वायलेट कलर में दिखाई देता है आपका न्यूट्रोफिल जो है लीशमैन स्टेनिंग में, न्यूट्रोफिल आपका वायलेट कलर दिखाई देता है। ठीक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दोस्तों, मेलिट्यूरिया रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मेलिट्यूरिया आपका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर ए होगा, शुगर इन यूरिन। यूरिन में शुगर को है मेलिट्यूरिया कहा जाता है। ठीक दोस्तों, यूरिन में शुगर को मेलिट्यूरिया टर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है प्रोटीन इन यूरिन। यूरिन में प्रोटीन को जो है दोस्तों प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड को जो है हीमेचूरिया कहा जाता है। और ऑप्शन डी दिया है कीटोन बॉडीज इन यूरिन। यूरिन में कीटोन बॉडी को कीटोन्यूरिया कहा जाता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, मेलिट्यूरिया रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। ठीक, करेक्ट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, कार्ब वेव अपीयरेंस ऑफ CSF इज सीन इन। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो है CSF जो है कार्ब वेव अपीयरेंस शो करता है दोस्तों। ठीक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो है कार्ब वेव अपीयरेंस CSF जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड शो करता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, हाइपोनेट्रीमिया इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट। तो हाइपोनेट्रीमिया जो है दोस्तों लो सोडियम लेवल इन ब्लड, इसी को हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है दोस्तों। हाइपो का मतलब वैसे भी लो होता है दोस्तों, पता ही होगा आपको। हाइपो का मतलब लो होता है। और सोडियम का जो है सूत्र जो है रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों, सोडियम का रासायनिक नाम जो है नेट्रम भी कहा जाता है। सोडियम को ही नेट्रम बोला जाता है। तो इसी से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि सोडियम को नेट्रम कहा जाता है। हाइपो मतलब कम और नेट्रम मतलब सोडियम, कम सोडियम। कम सोडियम किसको कहा जाएगा दोस्तों? तो इसी को करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लो सोडियम लेवल इन ब्लड, हाइपोनेट्रीमिया। और ऑप्शन ए में दिया इसमें कि लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड, इसको हाइपोकैलेमिया बोला जाता है दोस्तों। और लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इसको जो है लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड हाइपोकैलेमिया बोला जाता है दोस्तों। और लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इसको हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है दोस्तों। लो बाइकार्बोनेट लेवल जो है दोस्तों, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है। लो बाइकार्बोनेट लेवल जो है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोनेट्रीमिया जो लो सोडियम लेवल इन ब्लड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन ब्लड। ब्लड में टोटल प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो इसके लिए आपका बाईयूरेट मेथड इस्तेमाल होता है। ये देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाईयूरेट मेथड जो है टोटल प्रोटीन, ब्लड में टोटल प्रोटीन की जांच के लिए बाईयूरेट मेथड इस्तेमाल होता है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है GOD POD मेथड। GOD POD मेथड जो है दोस्तों आपका ये ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए होता है। ऑप्शन बी में दिया है CHOD PAP मेथड, ये आपका जो है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के एस्टिमेशन के लिए होता है। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए CHOD PAP मेथड होता है। और ऑप्शन डी में जी दिया है दोस्तों जैप मेथड जो है ये क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए होता है। जैप मेथड आपका क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन 44 है, द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट CSF प्रोटीन। CSF प्रोटीन के लिए CSF प्रोटीन की जांच के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है? तो CSF प्रोटीन की जांच के लिए दोस्तों ये आपका पेंडी टेस्ट होता है। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो दिया है पेंडी टेस्ट। CSF प्रोटीन की जांच के लिए पेंडी टेस्ट होता है। ऑप्शन ए जो दिया है दोस्तों हे टेस्ट जो है आपका, हे टेस्ट आपका बाइल साल्ट के लिए होता है। ठीक, हे टेस्ट आपका बाइल साल्ट के लिए होता है। और स्मिथ टेस्ट जो है ये स्टोन में सोलुबल मैटर के लिए होता है दोस्तों। स्मिथ टेस्ट जो दिया है ये सोलुबल मेटल, स्टोन में सोलुबल मैटर का पता लगाने के लिए होता है। और हार्ट टेस्ट जो है दोस्तों ये कीटोन बॉडी की जांच के लिए होता है। हार्ट टेस्ट जो है कीटोन बॉडी की जांच के लिए होता है। तो CSF प्रोटीन की जांच के लिए पेंडी टेस्ट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, एरिया ऑफ एन इम्प्रूव्ड न्यूबार काउंटिंग चैम्बर इज। एक न्यूबार काउंटिंग चैम्बर के लिए एरिया कितना होना चाहिए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 9 mm²। इम्प्रूव्ड न्यूबार काउंटिंग चैम्बर का एरिया जो है 9 mm² होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देख लेते हैं दोस्तों। ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव आपका जो है मॉइस्ट हीट मेथड के लिए होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑटोक्लेव आपका मॉइस्ट हीट मेथड के लिए होता है। फिल्ट्रेशन मेथड एक अलग मेथड होता है दोस्तों। ड्राई हीट मेथड अलग मेथड होता है। और ड्राई हीट मेथड से आपका जो है वो होता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो है मशीन जो है आपका ये ड्राई हीट मेथड पे काम करती है। रेडिएशन मेथड अलग होता है। तो ऑटोक्लेव आपका मॉइस्ट हीट मेथड पर काम करता है दोस्तों। और ये हॉट एयर ओवन जो है आपका ड्राई हीट मेथड पर काम करता है दोस्तों। एग्जाम में आता है ये भी कि हॉट एयर ओवन आपका किस मेथड पे काम करता है। तो हॉट एयर ओवन आपका ड्राई हीट मेथड पर काम करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका दोस्तों, एर्थ्रोपोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। एर्थ्रोपोसिस जो है ये RBC डेवलपमेंट को कहा जाता है दोस्तों। एर्थ्रोपोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसी को एर्थ्रोपोसिस कहा जाता है दोस्तों। और ब्लड के बनने को जो है दोस्तों हीमोपोसिस कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ब्लड के बनने के ब्लड इज द डेवलपमेंट, ब्लड के डेवलपमेंट को हीमोपोसिस कहा जाता है दोस्तों। और RBC के डेवलपमेंट को एर्थ्रोपोसिस कहा जाता है दोस्तों। ठीक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। RBC और ब्लड में अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका, कॉलोनी कलर ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया ऑन मैकानकी अगार। मैकानकी अगार में लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया की कॉलोनी कलर कैसी होती है? कौन सी कलर की कॉलोनी शो करती है मैकानकी अगार में लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया? तो ये जो है आपका ग्रीन कलर ये पिंक कलर शो करता है दोस्तों। ये जो है पिंक कलर शो करता है। मैकानकी अगार में लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो है ये पिंक कलर की कॉलोनी शो करते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है दोस्तों आपका है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वैसे तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आपका जो है दोस्तों होते हैं एंटोनी ल्यूवन हक साहब हैं, लेकिन वो दिए नहीं ऑप्शन में। तो इसमें जो है कहीं कहीं दोस्तों जो है कहीं के रॉबर्ट कोच को भी लिखा गया है दोस्तों।
लुई पास्चर को जो है कहीं कहीं जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी को हम मान सकते हैं। वैसे करेक्ट आंसर इसका जो है एंटोइन ल्यूवेनहॉक ही होना चाहिए दोस्तों। तो एंटोइन ल्यूवेनहॉक साहब है नहीं ऑप्शन में, तो लुई पास्चर को हम लोग कर सकते हैं। वैसे अगर एंटोइन ल्यूवेनहॉक होता तो करेक्ट आंसर वही होता, मोस्ट एक्यूरेट में आंसर जो है वही होगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोइन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन में वो दिए नहीं है तो लुई पास्चर को हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। रॉबर्ट कोच जो है आपके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जो दिया है रॉबर्ट कोच जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी जो है दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है एडवर्ड जेनर साहब को। और जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है दोस्तों। जो ऑप्शन बी जो है जोसेफ लिस्टर, ये फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। वांडेनबर्ग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। तो वांडेनबर्ग रिएक्शन जो है आपका ये सीरम बिलिरुबिन के लिए होता है दोस्तों। ये वांडेनबर्ग रिएक्शन जो है आपका सीरम बिलिरुबिन के लिए होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है दोस्तों ये देखिए वांडेनबर्ग रिएक्शन आपका सीरम बिलिरुबिन के लिए होता है। ठीक दोस्तों, करेक्ट आंसर सी, वांडेनबर्ग रिएक्शन आपका सीरम बिलिरुबिन के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए और पेपर जो है एक बैलेंस पेपर था दोस्तों। एक आइडियल जो है पेपर होना चाहिए जो एमएलटी के लिए, लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए, वो था दोस्तों। पेपर ना तो बहुत ही आसान था ना ही बहुत कठिन था। एक लैब टेक्नीशियन को ये सारे सवाल पता होने चाहिए, एक लैब टेक्नीशियन को इन सारे सवालों के आंसर पता होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है दोस्तों, कुछ नया सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ज़रूर लाएंगे दोस्तों, आगे भी लाते रहेंगे।